Assalamualaikum. Good morning and Eid Mubarak everybody who is watching, who is celebrating. कैसे हैं आप सब लोग? Finally हम लाइव सुबह मिल रहे हैं एक दूसरे से। आपको पता है ना, ईद में तो हमारे टाइमिंग्स जो थे वो बिल्कुल बदल गए थे, लेकिन ईद पे हमने आपसे ऑलरेडी वादे किए होते हैं कि हमने बड़े स्पेशल गेस्ट जो हैं उनसे आपकी मुलाकात करानी है। ईद की खुशी में क्योंकि नाश्ता करके आई है ना, या मुझे लग रहा है कुछ शीर खुरमा खा के आई है, इसलिए भूल गई है कि ईद पे नहीं हमारे टाइमिंग बदलते हैं, हमारे रमजान में टाइमिंग बदलते हैं। समझ आ गई है ना आपको? बस इतनी खुशी है, ईद आ गई है फाइनली, रमजान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। जबरदस्त लाइनअप है हमारे पास और बहुत से मेहमानों से आपकी मुलाकात करानी है और हमने सोचा कि ईद का पहला दिन है, कोई खास ही होना चाहिए लाइनअप, कोई खास ही मेहमान होने चाहिए और इसीलिए हमने स्पेशली दरख्वास्त की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से कि वो हमारे लिए वक्त निकालें और उनकी ईद कैसे गुजरती है, इस शहर के और इस शहर समेत सूबे के कुछ मसाइल हैं ज़ाहिर है, या फिर आगे की क्या प्लानिंग है, पाकिस्तानी सियासत में क्या होने वाला है, छोटी छोटी वो बात भी बेसिकली बहुत सी बातें हुई और भाई ईद ही होगी कि हम दोनों भी स्टूडियो से बाहर निकल गए, तो लिहाजा हमारा भी बनता ही है कि हम भी कहीं जाएं। तो हम पहुंच गए उनके घर गए और हमने उनसे उनके घर में सेम हाउस में जाके मुलाकात की और ये मुलाकात अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेट्स वॉच। ईद मुबारक टू एवरीबडी हु इज सेलिब्रेटिंग एंड वाचिंग अस राइट नाउ। ईद मुबारक। देखिए, एक आपको चीज़ डिफरेंट लग रही होगी, वी आर नॉट इन द यूजुअल सेटिंग, वी आर समवेयर एल्स और हम बड़ी ख़ास जगह हैं क्योंकि हमने मुलाकात करनी है एक बहुत ही ख़ास मेहमान से। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि जिन लोगों से हम मिलें तो उनकी मुलाकात आप लोगों से कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये जब हमें फीडबैक वगैरह आती है और आप लोगों के मैसेजेस आते हैं तो आप लोगों में बड़ी एक क्यूरियोसिटी होती है कि चीफ मिनिस्टर हाउस हो, गवर्नर हाउस हो, ये जो ऑफिशियल होम्स होते हैं इनमें क्या हो रहा होता है, मतलब ईदें हो या कोई त्यौहार हो तो वो किस तरह सेलिब्रेट होते हैं। तो we thought we are going to show it to you. And we are really grateful for the Honorable Chief Minister of Sindh, सैयद मुराद अली शाह साहब, कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है और आज ईद के दिन जब हर कोई मसरूफ होता है, he is here with us. अस्सलाम वालेकुम शाह जी। ईद मुबारक। थैंक यू सर। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत, और खासतौर पर हमारे जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं जिनसे हम काफ़ी वादे करते रहते हैं, तो आपने हमारे टाइम निकाला है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मौका दिया कि आपके तवज्जुह से मैं पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक कह सकूं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन हमेशा हमें आता है कि भाई इतना बड़ा, इतना ग्रैंड ये हमारा सीएम हाउस है, इतनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इसकी, तो हर चीज़ ऑफिशियल लगती है, लेकिन ईदें भी यहीं सेलिब्रेट हो जाती हैं। हाँ, ये है ऑफिशियल हाउस, तो ऑब्वियसली ऑफिशियल लगती हैं। ईद का नॉर्मली होता है ये, मैं अगर अपना बताऊँ तो ईद के दिन मैं नमाज़ पढ़ता हूँ गली खुदा बख्श में, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वहाँ पे चेयरमैन बिलावल भी नमाज़ पढ़ते हैं, तो पिछले 12-13 साल से वहीं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और उसके बाद अपने गांव चला जाता हूँ, गांव में लोगों से ईद मिलके रात तक आई कम बैक टू कराची। तो इस सारे में अब सवाल ये होता है कि हमारी क्या ईद होती है, जाहिर है हमने तो नहीं, या तो हमारे घर कोई आ गया या हम ससुराल चले गए। ये होता है मेरे लिए थर्ड डे होता है ईद का, जो मैं फैमिली के साथ। अच्छा, वो आपका थर्ड डे। That is devoted for the family. That is devoted for the family. Sometimes the second day is devoted for family and I do these official things on the third day. कभी थर्ड डे जो है वो फैमिली का होता है। मतलब 3 दिनों में से एक दिन निकालना बड़ा ज़रूरी होता है, तो बड़े बड़े लोगों का भी यही मसला है, इसलिए आप लोग ना समझें कि भाई हमें क्यों ये हमेशा करना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट यू डू। और शादी कितनी भी पुरानी हो जाए, ससुराल आपको ईद में जाना ही पड़ता है। ऑफ कोर्स जाना पड़ता है, और बल्कि ना जाएं तो हम तो आपको एडवाइस भी ना करेंगे कि इस किस्म की बात आप ना करें। अच्छा सर, टेल अस अबाउट योर फैमिली। यू हैव अ सन, यू हैव अ डॉटर, माशाल्लाह आपकी बेटी की अभी रिसेंटली शादी हुई है, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट एज वेल। सो ये उनकी शादी के बाद आपकी पहली ईद है? Absolutely. पहली ईद है and she's how not does going it to be feel? here. घर भी खाली She's not लगता है? going to be here इस ईद पे। देखें, मेरी बेटी पहले भी बाहर पढ़ती रही है, तो शी इज़ बीन अवे फ्रॉम अस, लेकिन उस वक्त ज़रा डिफरेंट बात होती है। वंस खासतौर पे बेटियां शादी करके चली जाती है तो इट्स एंटायरली डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। वो वॉइड जो होता है वो रहता है, वो वॉइड शुरू हो जाता है कि नाउ वो हमारे साथ नहीं होगी। तो बिल्कुल एक फीलिंग है ईद के दिन, बिकॉज ईद के दिन ऑब्वियसली बच्चियां जो हैं वो अपने लिए नए कपड़े और सारा जो इत्माम ईद का करती हैं, वो इस साल हमारे घर में
नहीं हुआ। यस ऑफ कोर्स बेटी का। और वही एक्चुअली वो मिसिंग एलिमेंट तो है, वही तो सेंस देता है बट लेकिन आपको उसमें ये हुआ है कि इवन दो शी इज़ नॉट हियर, अभी मेरी बेटी बाहर है मुल्क से, उसके बावजूद उसके कपड़े उसी तरीके से सिले हैं और वो बाहर गए हैं, तो वो अभी मदर्स डू दैट। ऑफ कोर्स मदर्स वो पता है ज़्यादा फरमाइशें बढ़ भी जाती हैं कभी कभी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे ज़रा दूर होते हैं ना, और फिर माओं को भी ज़्यादा ख्याल आता है कि अब तो बच्ची पराए घर की हो गई है। मेरे लिए एटलीस्ट माय डॉटर हैज नेवर बीन डिमांडिंग, तो उसने कभी भी अच्छा नेवर। हालांकि अकेली हालांकि बेटी हो और लड़कियां अब्बा की लाडली तो होती हैं, लेकिन भी लेकिन है, लेकिन कभी भी डिमांडिंग नहीं है। कभी भी नहीं। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए की है क्योंकि आजकल हम पेरेंटिंग पे बड़ा वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग अ लॉट। एक रीसेंट एक सीरीज़ भी आई थी, उसने एक कॉन्वर्सेशन जो है वो ट्रिगर की है कि आजकल के दौर में बच्चों को रेज करना इट इज़ वेरी चैलेंजिंग इन द सेंस बिकॉज यू नीड टू गिव देम स्पेस ऑल्सो एंड येट यू नीड टू कीप एन आई ऑन देम एज वेल, क्योंकि बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल किस्म का दौर है। डू यू आई टोटली एग्री। देखिए हमारा ज़माना बड़ा फ़र्क था व्हेन वी वर रेज्ड। हम तो मुझे याद है कि सनसेट के बाद घर से बाहर टिल मेरे ख्याल है जब तक मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं आया था मुश्किल होता था निकलना। अभी इट इज़ डिफरेंट, सो यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ। पेरेंट्स को भी, मेरे घर में अभी भी रात को 10 बजे इट्स लाइट्स आउट, इवन व्हेन माय with your children also with my you children have kept also. that up. It's 10 p.m. lights out. I am the last one to sleep in the house obviously. काम की वजह से मैं देर तक जागा रहता हूँ, लेकिन मेरे भी ये होता है कि अगर मैं 10-11 से देर करूँ तो मेरा घर अंधेरे में होता है, and that is how we've raised our children. My daughter used to sleep till she went to college by 7 or 8 p.m. Wow. और How हमने did you manage ये that? कैसे If you- हो जाता ये है? हमने मैं- आपसे कुछ टिप्स लेने हैं। How did you manage that? My क्या wife- आपके बड़ी दहशत थी या फिर मेरी कोई आपने- दहशत नहीं तो है। फिर कैसे My wife- खौफ भी ना हो तो फिर बच्चे अम्मा को की तो दहशत फिर ही होती दहशत है। भी नहीं, दहशत नहीं, आई गेस इस तरीके से उनको रेज किया। अच्छा, आजकल आपको पता है एक और भी केस चल रहा है, टॉकिंग अबाउट किड्स एंड टीनेज चिल्ड्रन। ज़ाहिर है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ, उसने एक नई डिबेट को जन्म दिया, ड्रग यूज़ इन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस। क्या करें मतलब एज अ सोसाइटी, और गवर्नमेंट की सतह पे आप कुछ इक़दाम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं कि हाँ जी क्रैकडाउन होगा, लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह रहती हैं। मेरा ये ख्याल है बिकॉज देखिए गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा और पेरेंट्स तो ख़ास तौर पे नहीं चाहेंगे, बट ये चेक मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे नहीं डालना चाह रहा, लेकिन पेरेंट्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्युटली है, और No, हम no, हमेशा ये not बात taking करते it हैं। away at all. वी कांट। Yes. हाँ देखिए सबसे पहले तो वालिदैन को ही नज़र रखनी है। नज़र रखनी उनको है। मेरा ख्याल है स्कूल के अंदर भी, अब मुझे याद है हम स्कूल जाते थे तो हम अपने वालिदैन से भी उतना ही डरते खर्चा थे और जितना अपने pocket money। टीचर्स से डरते थे। टीचर्स का भी टीचर से एक भी है, डर लगता था इस टीचर्स से भी ज़माने डर लगता था अपनी और आपको हमें कितनी लगता पॉकेट है। मनी मिलती थी, क्योंकि अगर बच्चे इन चीज़ों में इंडल्ज्ड हैं तो उनके पास ज़ाहिर है बहुत पैसे होंगे, तभी वो पेरेंट्स की कसूर है। वो भी पेरेंट्स का वो कसूर है। पेरेंट्स का कसूर है। अगेन गवर्नमेंट के हद तक तो यस हम कोशिश करते हैं। हमारा नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उसको काफ़ी बीफ अप किया है। पकड़े भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। तो दोनों जगह से, ऑन दी सप्लाई साइड गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए कि वो सप्लाई ना हो, ऑन दी डिमांड साइड आई गेस वो पेरेंट्स एंड द स्कूल्स they need to, and unless both of everybody, all the stakeholders work in this, ये इसका हल मुश्किल नज़र आ रहा है। जिस तरीके से मतलब nobody likes it, आप किसी पेरेंट से पूछें ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ड्रग्स में जाए, हुकूमत वाले नहीं चाहेंगे। सर ज़ाहिर है कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिस पे सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। आने वाला वक्त ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा सख्त होगा, और फिर लोग कहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी से तो तवक्को नहीं की जाती। जब ठीक है बराह रास्त आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है वफाक में, लेकिन आप पार्टनर्स तो हैं, आपकी सिंध में हुकूमत है, आप वहाँ पे पार्टनर्स हैं। पीपल्स पार्टी के सिनेरियो में होते हुए ये कवानीन बनते भी हैं, पास भी होते हैं, लागू भी होते हैं, और फिर इम्प्लीमेंट भी ऐसे होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल था नेशनल असम्बली में इस कानून को पास करते वक्त इसको सपोर्ट करना। इसको देखते हुए बिकॉज दिस law should be used against people who are misusing or who are exploiting ये जो इनको ऐसा फ्रीडम मिल गया है। बट जो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उन पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा कंसर्न है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, उसकी लीडरशिप को है, और ये रेस किया गया है एट डिफरेंट लेवल्स जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं। Who's going to be the judge of that कि कौन इसको प्रॉपरली ताकि ये मिसयूज ना हो कि अगर जर्नलिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस कि कौन सही बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्यों ये एक्ट किसी पे लागू हुआ है किसी पे नहीं है, मैंने who's going to judge that? जज अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ही करेगी इस चीज़ को ना। आई एग्री, यू नो, ऑब्वियसली समबडी हैज़ टू जज, द पर्सन हु हैज मेड द लॉ विल जज दिस। मैं 2002 से मेंबर हूँ असेंबली का, लेकिन मेरे ख्याल है वो 3.5 साल वो द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम जो असेंबली के अंदर हुआ। तो उनकी शुरुआत अभी हम उस वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट ओवर दैट 3.5 years जो गुजरा था। सर इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे करना है। वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट ओवर दैट 3.5 year बिकॉज वो 3.5 year वाज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मेहनत। उसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत थी, बहुत सालों की मेहनत थी। एक प्रोजेक्ट था जिसे लाया गया, बनाया गया, लॉन्च किया गया, बिठाया गया, और फिर अचानक से वो ख़त्म हो गया, लिपट गया। और अभी जो हमें अनरेस्ट नज़र आता है अपने मुल्क में, या फिर लोग ज़रा नाराज़ नज़र आते हैं, लोग कहते हैं कि जी ये हुकूमत जो वफाक में है ये तो हमारी हकीकी नुमाइंदा नहीं है, आपको लगता है कि ये इसी पॉलिसी का नतीजा है? जब 2018 में हुआ तो काफ़ी लोगों में ये ख्याल था कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो 3.5 साल में प्रॉब्लम्स और बढ़े इस हद तक कि जो लोग भी उसको। आप तब भी चीफ मिनिस्टर थे, आपके लिए कितना मुश्किल था तब अपने सूबे के मामला चलाना? कितनी इंटरफेरेंस होती थी वफाक से? मतलब हमने देखा कि आपके अपनी पार्टी की लीडरशिप को यहाँ से उठा लिया जाता था, ईद त्यौहार पे उठा लिया जाता था, आपके अपने मिनिस्टर्स अंदर होते थे। वॉज इट अ टफ टाइम? उस हवाले से नहीं, उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था एज चीफ मिनिस्टर वॉज फेडरल गवर्नमेंट की कंप्लीट निगलेक्ट कर देना सूबा सिंध को एज अ होल। मगर सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर तो उनका सबसे बड़ा वोट बैंक था सिंध में, लेकिन वो आते नहीं थे। पूरे 3.5 साल में वो एक दिन भी इधर नहीं रहे। देखिए एक दफ़ा जब आए थे, जब बहुत ज़्यादा बारिशें वगैरह हो गई थी और बिल्कुल ही डूब ही गया था सिंध और ख़ासतौर पे कराची में, तो उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज दिया था और बड़े फैन वो मिला था पैकेज। दिस इज द बिगेस्ट पैकेज। हम बड़े क्यूरियस हैं उस पैकेज का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था और ना होना था। मैं आपको उस दिन का भी जिक्र बता दूं। प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त आए थे, उन्होंने गवर्नर हाउस में एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में वो ऐलान किया उन्होंने पैकेज का। उसके बाद मैं वापस आ गया, मैं वापस इधर पहुंचा तो आई गॉट अ कॉल बैक कि जी वो चाह रहे हैं आप वापस आएँ, वो प्रेस ब्रीफिंग देंगे तो आपको साथ बिठाना चाहते हैं। एंड यू नो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। मैं वापस गया और उधर बैठा तो इट वाज मोर ऑफ अ मीडिया काइंड ऑफ शो। एब्सोल्युटली। कराची में हम देख रहे हैं एक्सीडेंटल डेथ्स बहुत हो रही हैं, मतलब सड़कों पे टैंकर्स, डंपर्स, 18 व्हीलर्स, ऑयल टैंकर्स वगैरह, आप किसी चीज़ को भी ले लें। अब जब हुकूमत की स्पोक्स पर्सन से बात होती है तो वो कहते हैं जी टाइमिंग भी हमने सेट कर दी है, आइंदा ऐसे नहीं होगा। पुलिस ऑफिशियल से भी बात करते हैं कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन और हम रोकेंगे, हर नो कंटेनर इज़ अलाउड ऑन द रोड्स एंड ऑल दैट, बट देन वी एक्सपेक्ट कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरी सिंगल डे वी हेयर ऑफ अनदर डेथ। कोई मोटर बाइक से लग के जी टैंकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, या फिर उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था जो कि किसी के पास भी नहीं होता। कोई सोल्यूशन आपको नज़र आता है कि एटलीस्ट ये जो अवॉइडेबल चीज़ है? मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत कंसर्निंग है। और ख़ास तौर पे इस साल जो हुआ है द लास्ट 3-4 मंथ्स और सो कि टाइमिंग्स भी सेट की कि ख़ास तौर पे बिल्कुल एसेंशियल जो हो वो दिन के टाइम पे निकलें, बाकियों को रात पे किया गया। हमने पुलिस के अंदर भी चेंजेस की ताकि एक हमने समझा कि बेहतर ऑफिसर को लगाया जाए एज DIG ट्रैफिक ताकि वो कंट्रोल कर सके। उसके बावजूद ये कंट्रोल नहीं हुआ। सो इट इज़ वेरी कंसर्निंग। और मैं आई डोंट हैव एन आंसर, मैं बड़ा क्लियरली बताता हूँ, इफ आई हैड दैट आंसर मैं इमीडिएटली वो इम्प्लीमेंट करता। लेकिन अब कंसर्न इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कुछ ज़्यादा हम ऐसे नहीं कि कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ख्याल जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। मैंने आज भी इस पर कुछ दिनों पहले इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे और हमने कहा था ईद के बाद इसको इम्प्लीमेंट शायद करें हम। मैं तो एक हद तक इतना मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि सब बंद कर देते, टैंकर्स, हेवी मशीन जो भी आपके हैं इनको बंद करें। ईच एंड एवरी व्हीकल हैज़ टू बी चेक फर्स्ट, उसकी फिटनेस हो, ईच एंड एवरी ड्राइवर। इसलिए कि हमारे यहाँ आई कांट ड्राइव अ ट्रक, आई डोंट हैव द लाइसेंस फॉर इट। You need a स्पेशल लाइसेंस। और बड़ा You need a special skill as well. Yes. बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आई थिंक मैं पिछले 50 साल से ज़्यादा से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि मैं आज अगर
टेस्ट दूँ तो मुझे पास होना चाहिए उस हैवी, तो उस तरीके का स्किल उनको होना चाहिए। तो वो सारा रिवैम्प करके हमें मसले होंगे, बट इंसानी जान से ज़्यादा कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वील हैव टू टेक स्टेप्स लाइक दैट, और हम वो करेंगे। ये बड़ा ड्रास्टिक है अगर आप करते आप हैं। बिल्कुल, मतलब ये ना समझें कि ये कोई हमें कंसर्न नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हमने हर किस्म की तरीका, जैसे मैंने कहा टाइमिंग सेट की, टाइमिंग्स को डिले किया, सब करके देख लिया, बट स्टिल वी हैव नॉट बीन। क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं कि मतलब सिटीजन वो इतना इश्तियाल आ गया है, खुद ही आग लगा देते हैं, खुद ही फैसला वहाँ ले लेते हैं कि जो जिसको हम कभी इनकरेज नहीं करेंगे। कभी भी नहीं। अच्छा, हमारी पता है क्या, मुझे लगता है कि हमारी गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही है। सो हम जितना सोच के आए थे उससे थोड़ा मजीद टाइम लेंगे चीफ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि बातें अभी और भी हैं, एंड एक ब्रेक लेते हैं। और एक टूर भी थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ, एक टूर भी थोड़ा सा होना चाहिए। यूजिंग द पावर ऑफ सजेशन हियर। नहीं, जरूर जी, व्हाटएवर टूर यू हमें देंगे तो हम व्हाटएवर यू एक वांट। टूर, लेकिन आवर विश हैज बीन ग्रांटेड। आई वांटेड अ टूर ऑफ द स्पेस, और सीएम साहब ने हमें कब बड़ी से अच्छी घूम तरह रही हैं से, हुमा? मैं घूम रही हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने हमें दिखाया भी है। बट आई एम क्यूरियस अबाउट दिस वॉल। ये वॉल कब आई यहाँ, क्योंकि बड़े लेटेस्ट लोग हाँ, हैं ये इसके हाँ अंदर। 4-5 साल पहले इतनी थी ये। इसको काफ़ी हमारे जो पुराने लोग हैं ना, जहाँ तक सूबा सिंध कहलाते हैं, वो कॉरिडोर ऑफ पावर जो है ना, इसको अच्छा, कहते ये हैं corridor कॉरिडोर of ऑफ power पावर। This is the corridor of power. तो इस कॉरिडोर ऑफ पावर में पहले सिर्फ नॉट हैड अ फीमेल या लेडी चीफ मिनिस्टर, तो सिर्फ मर्दों की तस्वीर हुआ करती थी। तो फिर ये हमने जो है जो भी प्रोमिनेंट लेडीज हैं, Absolutely. स्टार्टिंग विद मोहतरमा The leading लीडिंग ladies लेडीज, of मोहतरमा our फातिमा जिन्ना, श्री मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, फिर आ जाएं तो आर्ट्स, साइंस, पब्लिक सर्विस। बस सर, ये वॉल आपको बड़ी करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारी तो माशाल्लाह ये एब्सोल्युटली नहीं, आई टोटली और एग्री विद यू। लड़कियां दे आर इन एवरी फील्ड। नहीं, ये तो बहुत चंद है, जी, इसलिए कि बिल्कुल। बट दिस इज जस्ट अ रिकग्निशन के खवातीन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये कॉरिडोर ऑफ पावर में खवातीन, दो चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है, लेकिन इनका Obviously, because of मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो's legacy, लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कि खवातीन के लिए, खवातीन को प्रोमिनेंस भी दी जाएगी। और जैसा कि हमें ये पावर कॉरिडोर में नजर आ भी रहा है, ऑन आवर लेफ्ट आर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंस। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग विद सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, जो और आपकी 3 दफा तस्वीर लगेगी यहाँ पे, आपकी तस्वीर एक ही दफा होगी। एक ही दफ़ा लगेगी, एक ही दफ़ा लगेगी। इसमें सारे बड़े बड़े नाम हैं who सर्व्ड ऑफ been the कोर्स। chief executive of the province. जब आते हैं नए चीफ मिनिस्टर तो थिंग्स आर चेंज्ड, लाइक इंटीरियर्स एंड स्टाफ अपनी टेस्ट से, या थोड़ा बहुत इस पूरे चीफ मिनिस्टर हाउस में आप जो भी फर्नीचर देखेंगे वो वही है जो आज से पुराना है। माय फादर वाज द चीफ मिनिस्टर इन दी 90s, और जब मैं आया था तो हमने वही डेस्क ढूंढ निकाला जिस पे वो बैठते थे। सो आई चेंज माय डेस्क एंड माय ऑफिस डेस्क दैट आई वर्क ऑन इज द सेम दैट माय फादर यूज्ड टू यूज। 90% ऑफ द फर्नीचर इन दिस इज एट लीस्ट 5 decades old. और रिफर्बिश करना, रिफर्बिश करना पड़ता वो भी है। एक काम है, सो दैट इज गुड कि आपने वो किया। आई वाज वेरी इंट्रीग्ड बाय द एलिवेटर, द लिफ्ट, मतलब लिटरली द फर्स्ट लिफ्ट एवर मेड। This is like a more than 100-year-old building. It's more than 100 years now. 1921 या 22 में ये बनी थी। Originally this was the house for the chief justice। जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में होता था सिंध, तो जो बॉम्बे में चीफ जस्टिस होते थे जब वो कराची आते थे तो उनके लिए घर बनाया गया था। 35 में सिंध गॉट सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, अलग हुआ। 35 के बाद से 37 से ये डेजिग्नेट हुआ चीफ मिनिस्टर्स हाउस। ये थ्रू आउट चीफ मिनिस्टर हाउस रहा है, एक्सेप्ट जब लियाकत अली ख़ान साहब की शहादत हुई तो उनकी फैमिली को वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑब्वियसली मूव नहीं करना चाह रहे थे। तो इस वक्त फॉर अ फ्यू ईयर्स, 7-8 बल्कि 5-6 साल, ये चीफ एग्जीक्यूटिव हाउस भी रहा है। प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ रहे हैं, फील्ड मार्शल अयूब खान भी यहाँ रहे हैं कुछ अर्से के लिए। अच्छा। देन दे मूव टू इस्लामाबाद, जब मूव कर दिया उन्होंने
कैपिटल तो वहाँ चले गए। Interesting. दिस हैज़ अ हिस्ट्री। दिस इंडीड हैज़ अ हिस्ट्री। हमारे पास कुछ और बातें, लेकिन हमें साथ साथ ना खाने की खुशबू आना शुरू हो गई है, मुझे तो लग रहा है। हम एक ब्रेक भी ले लेते हैं हाँ। और हम खाने को सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं। गुड स्ट्रोल अराउंड सीएम हाउस, और कुछ चीज़ें हमने आपको दिखा दी, कुछ हमने खुद ही देख ली, हमने एंजॉय ये किया। देखिए, और अब ईद ये के दिन देखें नाश्ते का एहतमाम, खाने पीने का एहतमाम, और टॉकिंग अबाउट फूड, ये बात हम काफ़ी दफ़ा आपसे शो में भी कर चुके हैं कि कराची से अच्छा खाना पूरे मुल्क में नहीं मिलता। हाँ, और कराची में जैसा खाना मिलता है, और हमने मुल्क फिरा हुआ है, हाँ, so we've been to कोई a lot of places. कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कंपैरिजन होता है कराची का दीगर शहरों से। अब ये कंपैरिजन फेयर है, अनफेयर है, इस पे आपकी अपनी राय होगी, हमारी अपनी होगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंध की क्या राय है? और लोग यूजुअली लाहौर से कंपेयर करते हैं, फिर लोग कहते हैं कि भाई कराची में वो डेवलपमेंट नहीं हुई जो इस शहर का हक था। और जाहिर है कराची में बहुत कुछ होने की गुंजाइश है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या अगर दीगर मंसूबे हों। सो मुराद अली शाह साहब से ही पूछते हैं सर, कि आपको हाउ डू यू फील अबाउट इट? आप हर्ट होते हैं ऐसे एज ए शहरी ऑफ कराची एंड सिंध के आप हैं कि पंजाब की तारीफें, ग्रीनरी बड़ा अच्छा रखा हुआ है और यहाँ की हर्ट नहीं होता, लेकिन आई टोटली एग्री विथ यू कि जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी कराची में ओवर द इयर्स वो नहीं हुई। जिस तरीके से कराची एक आज से 50 साल पहले एक शहर होता था वो आपको याद कि है? लोग मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, मेरी स्कूलिंग कराची में है, पूरी सब टाइम मैं कराची में रहा हूँ और मैंने इसको डिटीरिएट होते देखा है अपने सामने कराची को। अगेन कहेंगे ब्लेम करने वाली बात है, लेकिन जो अनप्लान्ड ग्रोथ इस शहर की हुई है, जिस तरीके से लोग यहाँ आए और उसके साथ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया ओवर द ईयर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था भी उसको हमने तबाह किया। मैं काफ़ी जगह बार एग्जांपल देता हूँ, आज से बारिशों के आपने थोड़े दिन पहले जिक्र किया था, 2020 में आई बिलीव जब बहुत ज़्यादा बारिश कराची में हुई थी, मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के बिल्कुल कोने पे गया था, वहाँ से वापस आ रहा था तो एक नया रास्ता लिया और मैंने देखा वो रोड बनी हुई थी, 3 लेन रोड, बीच का आइलैंड था, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और उसके बाद सर्विस रोड, और 4-5 किलोमीटर तक आपका स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स इंक्रोच थी, उसमें दुकानें बनी हुई थी थ्रू आउट। सेंट्रल मीडियन पे अलग दुकानें बनी हुई थी। ये जो लोगों का आबादी बढ़ी और उसके बाद अनप्लान्ड तरीके से उनको वो दुकानें किसी ने उनको अलॉट की थी एट सम पॉइंट इन टाइम। अब अगर उनको आप हटाने जाते हैं तो एज ए ह्यूमन इशू एक तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था सूबे का, 2015 में हमने एक गैप स्टडी की थी कराची की, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, कराची डायग्नोस्टिक स्टडी का नाम हमने उसे दिया था और हमने वो सारे गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं। अब उसको भी 8 साल 10 साल हो गए, बल्कि 2017-18 में वो जाके हमने ख़त्म की थी स्टडी और उसके तहत हम पानी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गई, आपकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अगेन जो होती है आप पे कि भाई मीम्स बनती हैं, आपको पता है इंस्टाग्राम का ज़माना है कि लाहौर में पुल बन गया 4 महीने में, इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी साहब ने पुल बना दिया पता नहीं 60 दिन में कि 90 दिन में, जो भी मशहूर है उस बारे में बात। कराची में यूनिवर्सिटी रोड ही आप देख लें, बने चली जा रही है, बने चली जा रही है, बने चली जा रही है। उसका एक और इशू है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ भी अगर आप देखेंगे शारा फैसल पे हमने अंडरपास बनाया था, 7-8 महीने में बन गया था। इट वॉज मेजर आर्टरी जिसको आपको करना चाहिए था। आगे ही शारा फैसल पे मुझे याद है एक ब्रिज हमने 4-5 महीने में बना दिया था। साउथ में सनसेट बुलेवर्ड पे हमने ओवरहेड ब्रिज मेरा ख्याल है कुछ महीनों में, 3 या 4 महीनों में बना दी थी। आगे अंडरपास में प्रॉब्लम्स हुए थे, टेक्निकल इश्यूज थे, उसमें थोड़ा टाइम लगा, तो वो काम हो गया। यूनिवर्सिटी रोड का इशू ये है कि वहाँ पे हम वो रेड लाइन जो बना रहे हैं उसके लिए सारा काम हो रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें फ़ंड कर रहा है, उनके इतने स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं इन टर्म्स ऑफ आप इंक्रोचमेंट्स को नहीं हटा सकते जब तक आप लोगों को रीएप्लिकेट किसी ऑल्टरनेटिव ना दें। उस वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फिर कराची सिविल एविएशन का भी मसला आया हुआ है, उनको वो हमें जगह नहीं दे रहे।
अदर एजेंसीज और एजेंसीज का भी है कि हमें जो बस डिपो के लिए जगह चाहिए वो नहीं दे रहे। तो ये इश्यूज़ कभी कभी एक प्रोजेक्ट ऐसा होता है जो फंस जाता है। सो रेड लाइन वाला प्रोजेक्ट ऐसा ही है। फिर ड्यूरिंग इशू ये हुआ था केयर टेकर गवर्नमेंट में, बिकॉज केयर टेकर्स आनी तो 3 महीने के लिए चाहिए मैक्स, लेकिन वो 8-9 महीने चली थी इस दफ़े। और उस वक्त उसका काम बिकॉज देयर वर सेवरल इश्यूज जिसमें डिसीजन एक लेनी थी वो रुक गया था। उनका नॉट टू बी ब्लेम फॉर इट बिकॉज दे डिडंट हैव द मैंडेट टू टेक दोज डिसीजंस। उस वजह से जो काम रुका और फिर एस्केलेशंस हुई और फिर उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमें टाइम लगा, इस वजह से हुआ है। बट आई एग्री कि इससे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसमें कोई बिल्कुल इसमें कोई नहीं हो ही रही है। वैसे ये तजावज़ात वाली बात जो है इंक्रोचमेंट्स की, वो पहले भी हटाने की कोशिश हुई है, वापस आ जाते हैं एंड ऑल दैट। नॉट अ बैड आइडिया टू गिव एन अल्टरनेटिव स्पेस। बड़ी दुनिया में यही होता है। तो दुनिया में यही होता है, लेकिन अल्टरनेटिव स्पेस भी हमारे लोग जाते नहीं है। अगेन नॉट टू ब्लेम देम। अगर मैं फॉर एग्जांपल सदर का एरिया पूरा ये इम्प्रेस मार्केट आप देखते हैं कितनी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स है, उधर से उठा के अगर मैं उन्हें ले जाऊं को मलीर में तुम्हें जगह देती उधर बैठ जाते, विल नॉट गो। मतलब बर्न्स रोड इतराफ में उस दिन समोसे लेने गया मैं था, आई कुड नॉट वॉक बिकॉज फुटपाथ है ही नहीं, फुटपाथ है ही नहीं। अच्छा सर, लोगों की इश्यूज की बात हो रही है, पाकिस्तान के इश्यूज की बात करते हैं। बलूचिस्तान का मसला बहुत बढ़ गया है या आप बताएंगे या अब ज़्यादा नोटिस में आ रहा है? माजी में भी ये मसला तो उठा, हर दौर में किसी न किसी तरीके से टैकल हो जाता था। अभी जो इशू है सरेदस्त, ज़ाहिर है इंसर्जेंसी को किसी और तरीके से डील किया जाता है, टेररिज्म को किसी और तरीके से डील किया जाता है। बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस आप क्या समझते हैं बलूच और आपकी पार्टी की हुकूमत है उस सूबे में, कैसे हल होगा ये मसला? देखिए है संगीन, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारा अगेन इट्स कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके जो कनेक्शंस हैं या ताने बाने जैसे कहते हैं बनते हैं, वो इंडिजिनस नहीं है सिर्फ, उसमें बहुत लोग और हमारे नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, उसकी बड़ी एविडेंसेस हैं। वो जब इशू आ जाता है तो ऑब्वियसली आपने मुल्क की सलामती के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं विच अगेन ना चाहते हुए भी आपको वो करना पड़ता है। बलूचिस्तान का इशू इस वक्त ये हो गया, सिमिलरली खैबर पख्तूनख्वा इशू है। खैबर पख्तूनख्वा में शायद उसको कन्फ्रंट नहीं किया जा रहा है उस तरीके से, टेररिज्म को इस वजह से इतना इस वक्त पिछले कुछ महीनों से आपने देखा कि बलूचिस्तान में और ख़ासतौर पर पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा पीक है। और इसका रीज़न यही है कि जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको हुकूमत बड़ी एग्रेसिवली ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ आई एम श्योर वो बलूचिस्तान हमारा नहीं है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ज़रूर कर रही होगी कि वो एलिमेंट्स जो अपने आप को समझते हैं, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि शायद हमें कन्वे करने में अभी कौमी सलामती की जो मीटिंग हुई थी, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ। बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जिसको वफाक गारंटी करता है कि अगर आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो शेयर बनता है, अगर वफाक अपनी कलेक्शंस पूरी ना कर सके तो सिंध को कट मिलता है, अपने जो भी ट्रांसफर्स होते हैं, पंजाब को मिलता है, खैबर पख्तूनख्वा को मिलता है, लेकिन बलूचिस्तान को वो पूरे पैसे दिए जाते हैं। सर वफाक आपको लगता है जो सेटअप है मौजूदा, मतलब हर हुकूमत करने वाले को लगता है कि वो हुकूमत ही करता रहेगा, लेकिन ये टाइम पूरा कर लेंगे? मेरा ख्याल है कंप्लीट करना चाहिए। हमारी असेंबलीज ख़ास तौर पे इफ देयर इज़ अ चेंज इन गवर्नमेंट, वो तो अब ऑब्वियसली अगर असेंबली चाहे, बट वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही अगर कुछ हो तो हो। अच्छा सर, ये बड़ा रेयर मौका है कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं, तो एक और आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे। ये दरियाए सिंध में से नहरें निकालने की जो बात हो रही है, विदाउट गेटिंग टू मच इनटू डिटेल ऑफ इट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई कैन नॉट गेट इनटू डिटेल ऑफ इट, इसलिए कि मेरे इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये पूरा इशू जो है, मैं बहुत अरसा पहले इरिगेशन मिनिस्टर भी रहा था, एंड माई बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, तो इसलिए वो समझता है। ऐसा इकबाल साहब कहते हैं हमें तो एक कतरा पानी भी हम किसी का नहीं लेंगे, और वो जो तो फिर बनेगा निकालने की बात हो रही है वो बनेगा नहीं। एहसन साहब जो कह रहे हैं, मैं उनकी जो तय है वो पानी उतना ही मिलेगा पंजाब को, तो फिर क्या? तो फिर इस वक्त जो पानी उस इलाके में जाएगा, अगर सिंध का कोई पानी नहीं लेते
तो वो जाएगा झेलम और चनाब का पानी। झेलम और चनाब को ऑलरेडी दरियाए सिंध सप्लीमेंट करता है थ्रू चश्मा झेलम एंड तौसा पांजनाथ। मैं बहुत सिंपल, अच्छा अगर पानी कहीं का और नहीं लेंगे तो इसका मतलब है जो मोस्ट फर्टाइल लैंड है पंजाब की, जो झेलम और चनाब की अपर रीचेस में है, जिसको छज दुआब और रचना दुआब, रावी और चनाब और उसके दरमियान का जो एरिया है उसका पानी कम करना पड़ेगा। सो क्या वो होगा कि वो अपने इलाके को पानी कम करने देंगे? इस वक्त जब ये अप्रूवल के लिए गया था, अगेन आई एम गेटिंग इनटू डिटेल्स हियर, तो प्लानिंग कमीशन ने जहाँ जो एहसन इकबाल साहब खुद हेड करते हैं, उन्होंने सवाल पंजाब गवर्नमेंट से ही किया था कि आप उन इलाके की चीफ इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेके दें कि उनका पानी कम नहीं होगा। वो नहीं दिया उन्होंने सर्टिफिकेट। उन्होंने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो इरसा, उसने जो इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या अप्रूवल ऑफ वाटर दी है, वो भी इस बेसिस पे दी है कि इतना पानी डाउन स्ट्रीम कोटड़ी चला जाता है, उसको वो 27 मिलियन एकड़ फुट कहते हैं। आज से 20 साल पहले जब जनरल मुशर्रफ बात कर रहे थे तो उस वक्त वो 35 मिलियन एकड़ फुट था। इन लोगों ने 1970 वो 76 से लेके तो 2000 तक का एवरेज था। अब 76 से लेके वो 2023 का एवरेज लेते हैं तो वो 27 पे आ गए। और अगर आज मैं 99 या 2000 से लेके 2023 का एवरेज लूँगा तो वो 17 MF है। सो दैट इज़ हाउ द वाटर इज़ डिक्रीजिंग। तीसरी बात ये कहते हैं कि पानी ज़ाया जाता है और समंदर में जो है इनकी अपनी ज़रूरी है वैसे समंदर में पानी। इनका ये कहना है कि ये पानी 27 MF जाता है, एक तो हर साल नहीं जाता। इट इज़ एवरेज, एवरेजेस आर वेरी मिसलीडिंग। एवरेजेस इसी तरीके से हैं कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, यू अबाउट 5'10" आई बिलीव, और आपको कहा जाए कि ये 5 फुट एवरेज पानी है इसमें और आप गुजर जाएंगे इसमें से और आपको तैरना नहीं आता है, लेकिन 5 फुट एवरेज में कहीं 1 फुट होगा और कहीं 12 फुट होगा, तो आप डूब जाएंगे। ये डूबने वाली बात है एवरेजेस की बात करने की। द प्रूफ इज, अगर वाकई 27 MF पानी हर साल डाउन स्ट्रीम कोटड़ी जा रहा है तो डेल्टा की इतनी बुरी हालत क्यों है? लोग क्यों शोर मचा रहे हैं डेल्टा रीजन वाले? सो द वाटर इज़ जस्ट नॉट देयर। और हमारी कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है इसकी, इस टेक्निकल रीज़न, और उसका सबूत मौजूद है जो हमारे डेल्टाइक रीजन्स हैं। या इवन राइट नाउ एज वी स्पीक, कल ही पिछले हफ्ते इन्होंने जो 1 अप्रैल से शुरू होगा हमारा खरीफ का सीज़न, उसमें 44% शॉर्टेजेस कहा है कि होंगे। जी ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि वी शुड बी वर्किंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और हुकूमत इस पे काम कर रही है। हम अपने कनाल्स को लाइन कर रहे हैं, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज माइनर्स को लाइन कर रहे हैं। वी शुड लुक इनटू मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर। पहले फिर हमने अगर फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे तो हमने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इवन राइट नाउ चाइना बहुत एडवांस है। चाइना की वीट की जो एवरेज प्रोडक्शन इट इज़ 3 आवर्स। अगर हम चलें 3 गुना नहीं करते, हम जो इस वक्त है उससे 50% बढ़ा दें, 1.5 गुना कर लें, दैट सॉल्व्स अ गुड प्रॉब्लम। सो हम उन तरफ जाने की बजाय हम नए एरिया, मतलब आप ये कहने के बहुत और हमारे इश्यूज हैं जिन पे बेहतर काम किया जा सकता है। वीट से मुझे पराठे याद आते हैं। सर आपको खाने में क्या पसंद है ज़्यादातर? व्हाट डू यू लाइक टू हैव? आई लाइक फूड, ऑल काइंड्स ऑफ फूड, ऑल काइंड ऑफ फूड, जो भी नहारी हलीम। नहारी हलीम बिल्कुल अब इतने हजम नहीं होता ज़्यादा मेरे से। So do you walk? Do you go to the gym? कुछ ज़ाहिर है इतना कुछ I try and walk. I try and sometimes go out and do some exercise. Well, working out is all about trying. I mean, कोई मेरे ख्याल है कम ही लोग होंगे अब्दुल्ला की तरह जो खुशी-खुशी भागते-भागते कभी-कभी नहीं खुशी होती वर्कआउट करने जा रहे हैं। It's a bit of a trial and error. But इधर मेरा ख्याल है कि हम CM साहब को ज़रा मज़ीद ईद मनाने की इजाज़त दें और भी लोगों से इन्होंने मिलना है और हम इजाज़त बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी पहले ये ईद टाइप का शो नहीं किया है और आप लोग के साथ पहले थैंक यू बहुत शुक्रिया। Thank you. We are really grateful. It's an honor to be here.
Absolutely. Pleasure is all mine. And thank you for changing your mind about आपने इस तरह पहले शो नहीं किया लेकिन हमारे लिए कर लिया और हमारे viewers के लिए. to you So and we your are very family, happy. and Eid Mubarak to you and your family as Yes, well. absolutely. Assalamu alaikum. Good morning. Yes, बड़े अरसे बाद गुड मॉर्निंग भी कह रहे हैं और ईद मुबारक ऑफ कोर्स वो तो है ही. तो वी आर इन द सेकंड आवर इफ यू गाइस हैव जस्ट जॉइंड अस बिकॉज़ बड़ी बिजी होते हैं ना लोग ईद पे. आपको पता है आना जाना जो है वो सुबह सुबह से शुरू हो जाता है. जब हमारे लिए और आपके लिए स्पेशली टाइम निकाले तो हमें अच्छा लगता है और इसी तरह हम चीफ मिनिस्टर सिंध के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला. होप यू वॉच द सेगमेंट जो हमने पूरे पहले घंटे में किया था. लेकिन हम ईद की खुशियों में शरीक करेंगे एक ऐसे शख्स को अब जिसने पूरी कौम को खुशी दी और पाकिस्तान के वाहिद सोलो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम हमारे साथ हैं जो पेरिस खेलों के मैदान से इन्होंने ही खुशी दी है और खुशी भी ऐसी तारीखी Exactly. कि इनका नाम तारीख में रकम हो गया. ये अपनी पहली ईद मना रहे हैं 2024 के बाद. यस, पहली ईद मना रहे After हैं. winning the gold in Olympics for Pakistan. अरशद बहुत 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 ईद मुबारक वसूल करें आप सबसे पहले और ये बताएं कि ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बनने के बाद ये आपकी पहली ईद है तो क्या अलग कर रहे हैं? कुछ अलग तो होगी माशाल्लाह. आप पे इनामात और नवाजिशात की भी बारिश तो हुई हमें ना. बताइए ना प्लीज. जी अस्सलाम वालेकुम. खैर मुबारक मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी और माशाल्लाह मेरी बड़ी अच्छी ईद गुजरी है. आज बिल्कुल पेरिस ओलंपिक्स गेम के बाद मेरी ये पहली ईद है. अगर देखा है तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि फैमिली को भी टाइम कम दे पा रहा था तो ये खुशी होती है जो फैमिली के साथ मैं जो ना वो टाइम स्पेंड करता हूँ. तो अभी यही है कि फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी टाइम दे रहा हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह. अच्छा, ईद तो लोग कहते हैं भाई बच्चों की होती है, सो हम चाहेंगे कि आप हमें अपने बचपन में लेके जाएं. किस तरह की ईदें हुआ करती थी, कितनी ईदी मिलती थी, आपकी डिमांड क्या होती थी और अब आपके बच्चे भी आपके जैसे ही हैं या सादा हैं या ज़्यादा डिमांडिंग है? अब तो हो गए होंगे वैसे. जी बिल्कुल. जब ईद आती थी खुशी यही होती थी कि अपना जो है ना वो कपड़े सिला लें या न्यू कपड़े ले लें और ज़्यादा यही होता था कि ईद पे हम चलो घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे और बड़ों से ईद ही लेंगे. तो वो ईद थोड़ी सी डिफरेंट थी और मज़ा भी आता था और अभी भी माशाल्लाह मज़ा आ रहा है. अभी तब ईदी लेनी पड़ती थी, अभी माशाल्लाह सबको ईदी देनी पड़ती है और इसमें एक अलग ही मज़ा है. तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है और सब मुझे प्यार मोहब्बत करते हैं और इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं और मुझे वैसे सबको माशाल्लाह ईद देनी पड़ती है और इसमें मैं खुश होता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी चीज़ों से नवाजा है और इन सब को मैं ईद ही देता हूँ. अच्छा, ज़बरदस्त बात वैसे आपने की है और ये हम भी कह सकते हैं ईदी लेने में बड़ा मज़ा आता था. जब आप उस पोजीशन में पहुंच जाए ना कि आपको ईदी देनी पड़ रही है अपना तो मज़ा है वैसे. नहीं, उसका गुस्सा नहीं चढ़ जाता है कभी कभार और फिर 3-4 लोग हों 5-6 लोग हों तो बच्चे हों तो ईदी बनती है. जब खानदान में माशाल्लाह जिस तरह हमारे हैं बच्चे ही बच्चे तो हर किसी को फिर ईदी देनी पड़ती है और अब माशाल्लाह बच्चों के स्टैंडर्ड भी जो है ना वो काफी बढ़ गए. शुक्र है कहीं तो माने. हम तो 100 से खुश होते थे. हम तो किसी चीज से भी टॉफियों शॉफियों से किसी चीज से भी मान जाते थे लेकिन अब बच्चों का स्टैंडर्ड है. तो अर्शद ये बताइएगा कि आपकी एक ऑब्वियसली लंबी स्ट्रगल है खुद को बतौर एक एथलीट बनवाने के लिए. कई सालों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद आपको ये मुकाम मिला है और जिसके बारे में आप हमें काफी बार बता भी चुके हैं. तो इस दौरान में ईदें त्यौहार ये सब कुछ किस तरह गुजरता था या फिर आप तब भी लगे होते थे अपने ट्रेनिंग चल रही है और बिल्कुल ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है, बीच में ईदें भी आ रही हैं, तो क्या करते थे? जी बिल्कुल. अपना जब मैंने गेम स्टार्ट की तो 2015 में मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की तो वहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स का मेरा आगाज़ स्टार्ट हुआ. तो तब से अक्सर जो है ना वो मेरी जितनी भी ईदें गुजरी हैं वो अक्सर यही होती थी कि एक ईद मेरी पाकिस्तान में गुजरती थी और जो एक ईद है वो आउट ऑफ कंट्री में गुजरती. बाज़ मैं ट्रेनिंग पे जाता था या कंपटीशन में जाता था तो इसी तरह मेरी जो है ना वो ईदें गुजरती. तो अभी ये ईद उल फितर पहली ईद है ओलंपिक्स के बाद, अभी तो पाकिस्तान में गुजरी और जब बड़ी ईद आएगी तो देखते हैं कि वो कहाँ पे गुजरे. पता है ये कुर्बानी है जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उन्हें देनी पड़ती हैं. अब ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल भी होती है ईद गुजारना अपने घर वालों से दूर, अपनी फैमिली से दूर, लेकिन आपका प्रोफेशन ऐसा है. बात मुश्किल की हो रही है अर्शद साहब, तो
आपने देखा होगा कि आज का नौजवान ज़रा ओवरनाइट स्टार बनना चाहता है, या आप बता दें, आपकी भी इंटरेक्शन होती है नौजवानों से कि हम गलत कह रहे हैं, उन्हें फौरी कामयाबी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब आप जिस प्रोफेशन में हैं, इज़ दैट पॉसिबल? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और दूसरी बात अगर की जाए तो मेरे ख्याल में अगर इंसान हैं हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती हैं, और मेरे ख्याल में लगन और जज्बे के साथ अगर मेहनत की जाए, मैं ये नहीं कहता कि आप स्पोर्ट्स में आए यानी मैं किसी भी काम में आए, उसमें मेहनत की ज़रूरत है। आप मेहनत करें लेकिन लगन के साथ, जज्बे के साथ, तो बड़ी से बड़ी इंसान जो है ना वो अचीवमेंट हासिल कर सकता है। बड़ी अचीवमेंट, और आप इसकी जिंदा मिसाल हैं। बिल्कुल, और होपफुली हम चाहते तो यही हैं कि लोग आप जैसे रोल मॉडल्स की तरफ देखें कि यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। वो बड़ी बात सही इन्होंने भी की है, और हमने भी देखा है कि बहुत एक होता है कि क्विक स्टारडम चाहिए, क्विक फेम चाहिए, कुछ क्विक पैसा चाहिए, हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो गई है। लेकिन मेहनत, लेकिन वो जल्दी जल्दी जो चीज़ें होती है ना, तो वो ज़्यादा देर तक रहती भी नहीं है। ये भी वेरी क्विकली दे फेड अवे। मतलब अगर आप लेट्स सपोज सोशल मीडिया ऑनलाइन आप किसी वजह से, किसी अच्छी वजह से नहीं रहेगी, किसी वजह से भी स्टार बन जाए, तो वो ज्यादा देर तक रहता भी नहीं। कंसिस्टेंट मेहनत, कंसिस्टेंसी इज द की, परसिस्टेंस इज द की, और परसेवरेंस इज द की। और पता है कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। ईदों की बात कर रहे हैं अरशद हमारे साथ कि कितनी ईदों में तो होते ही नहीं थे, ट्रेनिंग पे पड़ती है, फिर डाइट, मतलब किसका दिल नहीं चाह रहा होता बिरयानी और कोरमे खाने का और मिठाइयाँ खाने का, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते। हम बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी हम जितने भी एथलीट्स वगैरह से मिलते हैं, दे रियली सैक्रिफाइस, मतलब अपनी डाइट वगैरह के, मतलब देयर आर पीपल जिन्होंने सालों बिरयानी नहीं खाई हुई क्योंकि इट डजंट जेल विद देयर प्रोग्राम। हमारे साथ है ही मौजूद, तो हम आपसे पूछेंगे अरशद भाई, पाकिस्तान में ट्रैक एंड फील्ड के नए खिलाड़ी मिले, इन्हें स्टार बनाया जा सके, क्या कर सकता है कोई? हुकूमत को कुछ करना है, मीडिया, हम लोग कुछ कर सकते हैं? कुछ सजेशंस हमें चाहिए आपसे। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे कि यूथ हमारी नौजवान जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, आप इस पे वर्क करें। हमारे जो है मेरे ख्याल में क्रिकेट के अलावा जो है ना वो पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है गेम्स की। अगर हमें वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ अगर पाकिस्तान में मुहैया की जाए तो मेरे ख्याल में हम बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने ओलंपिक्स में माशाल्लाह इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, और इसी तरह क्योंकि मेरे पास तो जिस तरह के वसाइल थे, मैंने तो मुश्किलातों का सामना किया और अल्लाह का शुक्र है मेहनत की इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैंने मुश्किलातों का सामना किया है इस तरह हमारे यूथ और नौजवान करे। और इसके साथ साथ जैसे मीडिया का मसला बड़ा रोल्स है, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करूँ, उतना ही कम है। इन्होंने मुझे पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, और मीडिया को ये चाहिए कि जो हमारी गेम्स है, जैसे कि क्रिकेट जो है, आप जब भी टीवी लगाएं तो क्रिकेट चल रही होती है, तो मैं चाहता हूँ इसी तरह दूसरी गेम को भी आप टीवी पे दिखाया जाए, तो इससे भी जो हमारे यूथ और नौजवान है वो उनको मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल ठीक की है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है, लेकिन क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हमने, हमारे प्लेटफॉर्म जियो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है कि हम क्रिकेट के अलावा भी और स्पोर्ट्स में बात करें। से हमने आपके गोल्ड मेडल हासिल करने से पहले मुतअद्दिद दफ़ा इंटरव्यू किए हैं। मतलब आप रनर्स, कोपेमा, वेट लिफ्टर्स, स्कीयर्स, गोल्फर्स, मतलब यू नेम इट, अब तो वी हैव एवरीबॉडी ऑन आवर प्लेटफॉर्म। हम प्रमोट भी करते हैं कि भाई क्रिकेट के, बिल्कुल क्रिकेट बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अलावा भी बहुत स्पोर्ट्स हैं, तो उस पर बात एट द सेम टाइम मानते हैं कि क्रिकेट सर्टेनली डोमिनेट्स। एब्सोल्युटली ये है वैसे। अच्छा अर्शद, ये भी बताएं कि आप, अच्छा ये हम आपसे पूछना चाह रहे थे बहुत अरसे से, और आज मौका मिल गया तो आपसे पूछ लें कि आप जब पेरिस से वापस आए थे तो हर जानिब से इनामात के वादे हुए, इनामात और तोहफ़ जो है उनका ऐलान हुआ। आपको बड़े, आपको बताएं हम सारे गिर रहे थे, सो हम आपकी खुशी में खुश हैं। तो क्या अच्छा वो सब क्या आप वादे पूरे हुए और सब कुछ आपको मिला? कोई शिकायत तो नहीं है किसी से? आज बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, शिकायत तो किसी से भी नहीं बनती है। लेकिन ये है कि जब भी मुझे कोई भी पूछता कि यार सारी चीज़ें मिल गई हैं जो इनामात आपको मिलने थे या जिन्होंने वादा किया था, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बाज़ बार मेरे से पूछा ये भी आता है कि यार आपको तो हर चीज़ मिल गई होगी, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा ये बताऊँगा कि जितने भी प्लॉट्स थे जिन्होंने अपना अनाउंसमेंट किए थे, सिर्फ मैं प्लॉट्स की बात करूंगा कि वो तो अभी तक मुझे नहीं मिले,
लेकिन मैं फिर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने चलो मेरी हौसला अफजाई की, चाहे उन्होंने एक अनाउंसमेंट ही किया कि ये हम अरशद नदीम को देंगे, लेकिन मैं फिर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर उन्होंने नहीं भी दिए तो बस मेरे लिए मज़ीद दुआ करते रहे ताकि जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए मैं भरपूर तैयारी कर सकूँ और इंशाल्लाह इसी तरह जो है ना वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट कि आपको बहुत सारा ज़ाहिर है जो वादा था वो तो मिल गया, कैश एंड यू नो प्राइज मनी वगैरह की वो तो सब आपको मिलता गया, लेकिन ऑनेस्टी कमाल की है वैसे, इसीलिए तो आप जो प्लॉट है वो आपने तो नहीं कोई वादा किया था प्लॉट? नहीं, मैंने वादा नहीं किया था, लेकिन एक चीज मैं करने लगी हूँ, मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगी कि किन किन ने वादे किए थे और हम यहाँ वी आर गोइंग टू से द नेम्स कि आपने कैसे मतलब उस वक्त के उस मोमेंट के फैन फेयर के लिए तो फिर अनाउंस कर दिए, वादे कर दिए और उसके बाद दिए ही नहीं अपनी मशहूरी के लिए। सो वी आर गोइंग टू मेक श्योर। वो कहते हैं ना, आई एम सॉरी हालांकि आज का दिन है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बुरे को घर तक लेके जाओ तो आप नहीं, आज हम ये बातें नहीं करेंगे, आज हम ये बातें नहीं करेंगे। अच्छा अरशद भाई, आप सर्टनली एक स्टार हैं और हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं आपसे भी, क्योंकि अभी आपने हमारी परफॉर्मेंस देखी है। आप भी जाहिर है पाकिस्तान में हर शख्स क्रिकेट का फैन है, हमारा लगाव है। सो जो परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, सभी की तरह कि आप भी परेशान हैं, आपको समझ आती है कि क्या मसला है? आप इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट में? देखें कि वो भी हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ हैं। मैं चाहूँगा कि जैसे कि मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, उनको तो हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो मेरी दुआ है उनके साथ कि जैसे कि पाकिस्तानी कौम को उन्होंने मायूस किया है, मेहनत करें, लगन के साथ करें, जज्बे के साथ करें और जब भी खेलें पाकिस्तान के लिए खेलें तो उसमें अल्लाह ताला मदद ज़रूर करता है। बस मेहनत करें भाई बॉयज़, मेहनत करें और मेहनत करना भी मतलब जो अरशद के लेवल की मेहनत है वो तो लेवल ही कुछ और है, और ख़ास तौर पे उन्होंने अभी साथ साथ कह दिया कि क्रिकेट में फैसिलिटीज़ और सब कुछ मुहैया है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दिस इज़ द चैलेंज जो बाकी लोग करते हैं। अच्छा अरशद, फाइनली आखिर में हमें ये बता दें कि आजकल सुना है कि आप बड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बड़ी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, तो हम बड़े क्यूरियस हैं कि कहाँ के इरादे हैं और अगला गोल्ड मेडल कहाँ से ला रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज बिल्कुल अभी रमज़ानुल मुबारक गुजरा है, तो माशाल्लाह तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि रोज़ा रखते थे और अफ्तारी के बाद हमने ट्रेनिंग करनी होती थी 2.5 से 3 घंटे, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। और अभी ईद के बाद इंशाल्लाह जो है ना वो हम 2 टाइम इंशाल्लाह ट्रेनिंग कर देंगे। आगे कंपटीशन आ रहे हैं, डायमंड लीग भी है, एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप भी है, और उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, और उसके बाद वर्ल्ड इस्लामी सॉलिडारिटी गेम्स है, तो इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर तैयारी कर रहा हूँ। जो मेरा मेन गोल है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सबकी मोहब्बत और प्यार से, आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा फिर ग्राउंड में उतरूँगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेस्ट थ्रो करूँ, तो अल्लाह ताला उसी में हमें इज्जत देता है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप और दीगर जो आपके इवेंट्स हैं उन सब के लिए आपको बहुत सारी गुड लक। हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं और आप इंशाल्लाह इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और हम ऑफ कोर्स प्रेयर्स और सब दुआएं तो आपके साथ हैं, लेकिन हम देख रहे होंगे आपको, सो वी विल बी रूटिंग फॉर यू अरशद नदीम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, हमें ब्रेक लेनी है जल्दी से, लेकिन ये जो इस वक्त आप खा रहे हैं ना हमें देखते हुए, उसके बारे में हमने बात करनी है कि कितना खा लोगे भाई, थोड़ा सा पेस आउट करना है अपना खाना पीना। इससे भी ब्रेक लें, अभी तो ईद है, अभी तो खाने दें। अरशद नदीम कैसे ईद मनाते हैं तो हमें पता लग गया। ऑनेस्टली इट्स अ ट्रीट। जब भी हमारी बात हुई, और आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि हमारी अरशद नदीम इवन बिफोर ही वन द गोल्ड इन ओलंपिक्स, तो हम उससे पहले से ही बातें शातें करते थे, और अब बड़ा मजा आता है। इट्स सो इंस्पायरिंग टू स्पीक टू हिम, बट कुछ बातें और करनी है और आपको थोड़ा सा वार्न करना बहुत जरूरी है, और ये आप भी गौर से सुने। रमजानुल मुबारक में आपको पता है खत्म तो हो गया है, लेकिन 1 महीने तक सब ने रोजे रखे, बिल्कुल रखे, लेकिन खाने पीने की रूटीन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर हो गई कि खाने पीने की चीज़ों में दबा के लोगों ने अक्सरियत जो है वो समोसे खाए हैं, पकौड़े, शरबत, मीठा, मतलब ये सब सारी चीज़ें ना 1 महीने के लिए रूटीन बन गई थी। अब ईद है, खाना पीना तो चलेगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं ईद पे। सो ईद के 2-3 दिन तो आपको पता है अब दावतें होती हैं, आपके घर मेहमान आ रहे होते हैं, जो भी होता है, मिठाई चलती है, शीर खुरमा, सेवइयां चलते हैं, जो भी है, मगर बारबेक्यूज होती हैं, हम उसमें भी किस तरह एतदाल रखें। और ईद के बाद पर्टिकुलरली व्हेन वी आर बैक टू आवर रूटीन लाइफ, एकदम से रात का मील मतलब सहरी का मील और फिर इफ्तारी और उसके बाद
हमारा जो रूटीन चेंज हो तो लोगों को गट इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं, इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं। सना असगर हमारे साथ है, माहिर ग़िज़ायात हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सना, क्या हाल है आपका? ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको। अच्छा सना, बात ये है कि जो 3 दिन होते हैं ना ईद के, वो लोग समझते हैं कि जी हमें छुट्टी मिल गई है, 3 दिन कोई देख नहीं रहा किसी को, मतलब नाश्ते स्टार्ट होते हैं और खाने वैसे तो दिन के 3 होने चाहिए, लेकिन वो 18 तक भी बात जा सकती है क्योंकि हर किसी के घर खा रहे हैं, लेट नाइट फ्रेंड्स के साथ खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो ये तो रूटीन ऑफ हो गई। एब्सोल्युटली, ये तो मतलब आप सोचिए आपकी ह्यूमन बॉडी है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है जिसका मैकेनिज्म एक तरीके से चलता है। अब हमारे यहाँ क्या करते हैं, पूरे रमज़ान आपने हमसे पूछ के जाते हैं डाइट प्लान्स ले लेकर, मगर मेजॉरिटी आवाम नहीं फॉलो करती, ठीक है। फिर आपने पूरे रमज़ान अपने आप को मीठे में और तले हुए खानों में इंडल्ज रखा। अब ईद आ गई, अब आपके जहन में क्या है, फेस्टिव मोड है कि भाई चलो अब तो फेस्टिविटी का सीज़न है, अब 3 दिन हम बस छोड़ दो अपने आप को ना, कोई मसला नहीं है। हाँ, बट डेफिनेटली आप अपने अंदर ओवर इंडल्जेंस की तरफ जा रहे हैं। आपका जो मैदा है, जो आपकी गट है, वो इतना मतलब सपोर्ट ही नहीं करेगा आपको कि आप इतना ज़्यादा खा लें, ठीक है। और ऑटोमेटिकली इसकी वजह से आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, हार्ट बर्न और दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो क्या करें फिर? ईद पे आपको पता है खाना पीना तो चलता ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका रूटीन बिल्कुल 180 पे चेंज हो जाता है। सो हम मतलब हाउ डू वी टेक इट? शुड वी टेक इट स्लो? क्योंकि ईद का नाश्ता ही हमारा एक रात पहले तो हम सहरी खा रहे थे और इफ्तारी कर रहे थे, ईद का नाश्ता ही हमारा इतना भारी होता है। हाउ शुड वी गो अबाउट? सो बेसिकली अब्दुल्ला, पोर्शन कंट्रोल इज़ द की ऑफ एवरीथिंग। देखिए, आपको पता है कि आपके 3 दिन फेस्टिविटीज़ के होंगे, आप दावतों में जाएंगे, अब सुबह उठ के नाश्ता करना है, तो आप बिल्कुल खाएं मगर पोर्शन में खाएं। अब आपको पता है कि भाई पराठे और पूरियां वगैरह एक ट्रेडिशनल हमारा ईद का ब्रेकफास्ट होता है, हैव इट, लेकिन फिर आप सेकंड मील जो है वो थोड़ा सा लाइट रखें या स्किप कर दें, कोई सैंडविचेस वगैरह ले लें, या किसी के घर अगर जाना है तो आप अपनी प्लेट को, हाफ प्लेट को आप अपने, अगर ऑफ कोर्स लंच है तो सैलेड ले लें, और कोई भी रोटी के बजाय आप चावल वाले आइटम ले लें बिकॉज इट्स ग्लूटेन फ्री, ठीक है। तो आपको हेल्प करेगा, मतलब ब्लोटिंग नहीं होने देगा। चावल इज बेटर देन रोटी, यू मीन? बेटर देन रोटी इसलिए बिकॉज चावल इज ग्लूटेन फ्री, तो वो आपको ब्लोट नहीं करेगा। देखिए, पाकिस्तानी अवाम जो हमारा एशियन कल्चर है ना, एशियन जो हमारी अवाम है, इनके अंदर ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो जाती है आफ्टर 40s स्पेसिफिकली। सो अगर आप जितना मैदा और जितना ग्लूटेन लेंगे, आपको ब्लोटिंग का इशू आएगा। बेटा कि आप हमें तो लगता है कि जब तक रोटी ना खाई खाना ही नहीं खाया। हाँ, ये गलत कॉन्सेप्ट है, मतलब हम तो खाने को कहते ही पंजाब में रोटी है। हाँ, रोटी मतलब रोटी खाएं, मगर रोटी अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेट वॉचर हैं, वेट का यानी कि वेट गेन का शिकार हो रहे हैं, ओबेसिटी का, तो रोटी से बेहतर है आप बॉइल्ड राइस का ऑप्शन ले लें। अच्छा, हमने तो काफी अरसे ये भी सुना कि चावल ना खाएं, चावल बहुत मोटा करते हैं। मतलब चावल और रोटी दोनों के हवाले से कहते हैं ना जी हमने चावल रोटी छोड़ दी। देखिए, चावल रोटी छोड़ना मसले का हल नहीं होता बिकॉज इट्स अ स्टेपल फूड ऑफ आवर कल्चर, लेकिन आप डेफिनेटली चावल और रोटी में बी विटामिन्स होते हैं, अगर आप वो बिल्कुल हटा देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ आप रोटी को रिप्लेस कर दूसरे किसी ग्रेन से, लाइक मकई की रोटी या जो जवार के आटे की रोटी, बेसिकली गंदम को रिप्लेस कर दें। वो अगर आपको ब्लोटिंग के इश्यूज हो रहे हैं या गैस, जौ कर लें बिकॉज इट कैन गिव यू सम काइंड ऑफ ग्लूटेन सेंसिटिविटी जो आपको पता नहीं है लेकिन आपको हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चावल खाना भी है, फॉर एग्जाम्पल हम डायबिटिक्स की अगर बात करें, सो एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप चावल को बॉईल करके या आलू बॉईल करके फ्रिज में रख दें और उसको आप तो वो रेजिस्टेंट स्टार्च हो जाता है। आजकल ये ब्रेड्स की भी ये बात हो रही है कि जब आप फ्रोजन ब्रेड खाते हैं, जैसे लोग, इट डजंट अप्लाई फॉर ब्रेड्स। अच्छा, क्योंकि फिर देखें हर चीज आप जो इंस्टाग्राम वगैरह पे पढ़े वो सही नहीं होती, बिकॉज वो कहते हैं कि डब रोटी वगैरह भी जैसे है ना, डब रोटी इज अ प्रोसेस्ड फूड, सही ना, उसमें तो नहीं चेंजेस आ सकते ज़्यादा, लेकिन जो आपने कुक किया है बाकायदा चावल हो गया, खिचड़ी हो गया या आलू हो गया, तो आप उसको अगर फ्रिज में रख देंगे तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि वो ब्लड शुगर बहुत तेजी से नहीं बढ़ाएगा। हाँ, एक दिन इंसुलिन स्पाइक होती है क्या, वो नहीं होगी। सो अगर आप चावल बनाएं, और बेस्ट इज कि आप अगले दिन रात में रख के अगले दिन कंज्यूम करें। ये बड़ी अच्छी टिप्स है, ये बड़ी अच्छी टिप है। अच्छा, एक और आल्सो पेस आउट योर फूड इनटेक थ्रूआउट द 3 नौजवानों में एक और है, नौजवान क्या, हमारे बुजुर्ग भी थोड़ी सी बदहजमी हो रही हो, वो ले आओ जरा सोडा ले आओ, एग्जैक्टली, उसमें हम लीमू निचोड़ के पिएंगे। वो देखिए, ये उससे फायदा होता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट है आपका जहन का, है कि आपको लग रहा होता है वो डकार आ गई और वो मेरा मसला हल हो गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन बड़े बूढ़े तो बहुत इसमें बिलीव करते हैं। वही तो कह रही हूँ, एक प्लेसिबो इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक
दिन पिया है तो डेफिनेटली उसके अंदर 12 चमचे चीनी तो बॉडी में चली गई। अब आप सोचो 12 चमचे चीनी कहाँ जाएगी? आप यकीन करें अगर आपकी बॉडी में, मेरा ख्याल है ब्लोटिंग हल भी नहीं होती और ज्यादा हो जाती है। देखिए अगर आप ज़्यादा शुगर्स लेते हैं, चाहे वो फ्रूट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो मिठाइयों की फॉर्म में हो, एक्सेस शुगर कन्वर्ट्स इनटू फैट इन द बॉडी। तो आप ये 3 दिन ईद के अगर मुसलसल मीठा खाते रहेंगे एक के बाद एक, क्योंकि लोग तो आपको सर्व करेंगे, जाहिर है फ्रूट भी आपने हर लिमिट में खाना है। मेरे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा फ्रूट खा के उनका एज भी A1C हाई हो गया, दे बिकम प्री डायबिटिक। तो फ्रूट शुगर्स हो गए या नॉर्मल शुगर्स हो गए, आपकी बॉडी को तो नहीं पता कि ये फ्रूट शुगर है कि नॉर्मल शुगर है। यानी बेसिकली आप कह रही हैं सना कि अच्छी चीज़ भी हो, जो कि फ्रूट्स ऑब्वियसली बड़ी अच्छी हर किसी के लिए होते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ भी खा लो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। दैट्स नॉट गुड। तो उसमें भी आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। दैट्स राइट। अच्छा, ये अब आपको समझ आ जानी चाहिए बातें कि यू हैव टू पेस आउट योर फूड। दूसरा, सोडाज जो हैं, ये बड़ी अच्छा लगा कि इन्होंने 12 चम्मच चीनी खुद ही कह दिया, क्योंकि हम भी आपको याद दिलाते रहते हैं कि सोडाज हैव द मोस्ट चीनी दैट यू कैन इमेजिन। और वैसे तो वो जो डाइट फॉर्म में आती है, जीरो फॉर्म में आती है, उसमें तो नहीं होता, लेकिन ये मैं उन लोगों को कहती हूँ जिनको बहुत ज्यादा क्रेविंग अगर हो रही है, लेकिन गो फॉर जीरो डाइट शुगर। ठीक है, लेकिन उसकी वैसे क्या साइड इफेक्ट्स हैं? क्योंकि ज़्यादातर डाइट कोलाज में या सोडाज में एस्पार्टेम मौजूद है, विच इज़ वेरी डेडली फॉर योर ओवर कंजम्पशन। वो आपकी ब्रेन हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को डिटोरिएट। देखिए, एनीथिंग जो कि प्रोसेस्ड है, जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि इस तरह मिल रही है, तो वो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक तो नहीं है और वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेही है। और एक और बात बताऊँ यहाँ को अब्दुल्ला, कि जो हमारा ईद पे एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है, निम्को हम बहुत खरीद रहे होते हैं। मैंने देखा है ईद की शॉपिंग में निम्को भरा हुआ होता है और हर मेहमान को आपने निम्को खाना भी और खिलाना भी है। तो आप ये देखिए, इससे सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा बॉडी में जाता है, नमक बहुत होता है। आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं और ऊपर से फ्राइड होता है, फ्राइड होता है, पता नहीं होता कि निम्को सारा फ्राइड है। एग्जैक्टली, ऑयल भी जा रहा है, नमक भी जा रहा है। तो आपका सोचे ब्लड प्रेशर अगर आपको अंडरलाइंग है, हाइपरटेंशन, तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि निम्को इटसेल्फ ना हार्मलेस सी चीज लगती है, मतलब छोटे छोटे पैकेटों में भी आपको मिल रहा है, तो लगते हैं थोड़ा सा निम्को ही खा लिया ना, क्या किया है, बट एक्चुअली वो भी आपके लिए थोड़ा करके काफी हो जाता है। और स्पेशली कुछ प्री एग्जिस्टिंग अगर मेडिकल कंडीशंस, हाइपरटेंसिव लोग जो हैं, उसमें इतना ज्यादा निम्को में नमक, तो मतलब वो तो वैसे ही इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, ये ब्लोटिंग और इन इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ ऐसी चीज ले सकते हैं, जैसे दही खा लें या क्या करें? आप देखें, आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, दही और पानी की लस्सी ले लें, और प्रोबायोटिक्स बहुत आराम से बाजार में मिल जाते हैं हमारे। ठीक है, वो आप एक आध एम्प्यूल्स मिलते हैं, एम्प्यूल्स मिलते हैं, आप वो ले लें, वो आप दही की लस्सी में डाल के वो आप इस्तेमाल करें दिन में 2 या 3 बार, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। इस बगोल का इंटेक अच्छा रखें, मेक श्योर कि आप कॉन्स्टिपेटेड ना हो, फाइबर बढ़ाएं अपना डाइट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर फॉर एग्जांपल सैलेड है तो वो ईद पे खा ही नहीं सकते, खाने के साथ ज़रूर अपने एक सैलेड का पोर्शन बना लें या कोई फ्रूट सैलेड का पोर्शन बना लें, ताकि आपकी डाइट में फाइबर ऑटोमेटिकली जाए। वैसे इन योर एक्सपीरियंस है ना, आपको लगता है कि हमारा डाइट अदरवाइज जो है, खासतौर पर जब आपने सैलेड की बात की है, पाकिस्तान में सैलेड इज़ अ वेरी पॉपुलर थिंग, मतलब हम खाना खा ही नहीं सकते जब तक सैलेड साथ ना हो, तो दैट वे वी आर ओके। बट मैं बताऊं, बहुत कम ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जहाँ सैलेड को बहुत सीरियस लिया जाता है। अच्छा, ऐसे भी है। आई वुड हैव थॉट कि सैलेड बड़ी स्टेपल फूड नहीं, हर तरह के हम हाउस होल्ड से हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अपने क्लिनिक्स में। सो जब उनको सैलेड का दे कॉन्सेप्ट उनके जहन में होता है कि वो आइसबर्ग, टोमेटो, ये वो, तो मैं कहती हूँ भैया आप सिर्फ एक खीरा खा लें, या अगर टमाटर प्याज तो हर घर में होता है, आप उसका एक कचूमर बना के, और मौसम की गाजर जब लाल लाल आई होती है, गाजर हो गया, चुकंदर, मूली, व्हाटएवर, तो वो चीजें आप बिल्कुल डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए आप कोई बहुत ही कोई फैंसी काम करने जाए। बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते। सैलेड कैन बी एज सिंपल एंड एज फैंसी एज यू वांट, ये दोनों स्पेक्ट्रम पे जा सकती है, तो आप बिल्कुल सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अपनी डाइट में प्लीज डेफिनेटली इंक्लूड कर लें। हम अगर खाएं पिए, जाहिर है त्यौहार है, ईद है, हम एंड में जाके हमेशा यही बात करते हैं कि हाथ हौला रखें। और पता है क्या, ये जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं और नई ईद के दिनों में तो जिम्स वगैरह भी बंद होते हैं, और जो नहीं अदरवाइज कंज्यूम कर रहे होते हैं चीज़ें, सो ये ओकेजन ऐसे होते हैं जब आप ये चीज़ें खा सकते हैं, इंडल्ज कर सकते हैं, एंड देन 3 दिन बाद you should be back to your routine diet. Sana Azmi Sahiba, thank you so much for having me. डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद थी। बहुत सी बातें हो गई, लेकिन कुछ और बातें रह गई हैं, और मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वाले जवान हमारे हीरो हैं, हमारा फ़ख्र हैं। ये जवान ही हैं जो रात दिन और गर्म सर्द की परवाह किए बगैर ईद जैसे अहम त्योहारों पर भी अपने प्यारों से दूर सरहदों पर बैठे वतन की हिफाजत कर रहे हैं। सर्टनली, और आजकल जो हालात हैं पर्टिकुलरली हमारे 2 सूबों में, जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा हैं, लड़ रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, वतन और अहले वतन की हिफाजत के लिए ना ईद देखते हैं, ना शब बरात, ना कोई त्यौहार, ना अपने घर वाले, ना वालिदैन, ना माँ बाप, ना बच्चे,
सिर्फ वतन की हिफाजत की धुन इनके सरों पर सवार होती है। हम इनको आज के दिन याद करेंगे, खिराज तहसीन पेश करेंगे, सलाम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नसीर साहब, इनके भाई सिपाही मोहम्मद अकबर। इन्होंने जाम शहादत नोश किया, अब कुछ अरसा हो गया है, लेकिन क्या ये ज़ख्म भर गया? ज़ख्म भरने के में कितना वक्त लगता है? उस वक्त तो इनकी वालिदा भी हयात थी जब इनके भाई ने जाम शहादत नोश किया। कौसर बानो जो बहन है सिपाही मोहम्मद अकबर की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरी साइड पे बैठे मोहम्मद आबिद जो कि भाई हैं शहीद सिपाही मोहम्मद यासिर के, इनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही बुशरा आबिद भी बैठी हैं जो कि अहलियाँ हैं और बड़ा ही मुश्किल है शहीद मोहम्मद यासिर की। जी बिल्कुल, बड़ा ही मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट ये बात भी करना, क्योंकि बात हम इनसे पूछ भी रहे थे कि कितने साल गुजर गए, ब्रेक में हम बात कर रहे थे, लेकिन साल जितने भी गुजर जाएं वो यादें बड़ी ताज़ा होती हैं, वो रिलेशंस जो होते हैं वो अभी भी बिल्कुल उसी तरह कायम होते हैं। ऑल्दो शहादत जो है वो नोश कर ली है। यहाँ से शुरू करें मेरा ख्याल है अब्दुल्ला जी। मोहम्मद आबिद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब तो ज़ाहिर है कुछ वक्त हो गया, लेकिन कैसे थे मोहम्मद यासिर? मतलब दहशतगर्दी के खिलाफ आज भी ये जंग जारी है और उस वक्त भी दहशतगर्दी के खिलाफ पहला ऑपरेशन था जिसमें आपके भाई ने जाम शहादत नोश किया। कुछ हमें बता सकते हैं कैसे आपको खबर मिली और कैसे घर वालों ने इस खबर को रिसीव किया? बहुत मुश्किल होता है और ज़ख्म आपने पहले पूछा है तो वो अभी भी ताज़ा है और शायद सारी ज़िंदगी ताज़ा रहे। और ख़बर ऐसे मिली कि भाई के एक दोस्त थे, मतलब उन्होंने कॉल की थी दिन को कि मैं रात को इंशाल्लाह आपको कॉल करूँगा। तो रमज़ान का दिन थे तो रात को 12 बजे फिर उसकी कॉल आई थी भाई के दोस्त की कि भाई इस तरह का वाक़या हो गया मेरे वालिद साहब को, जो कि अभी तक आप ही बैठे हो। तो हमारी फैमिली, हम सारे कराची में सेटल हैं और फिर हम भाई की डेड बॉडी को गाँव लेकर गए। तो कुछ कह नहीं सकता, मेरी यादाश्त में, मेरी मेमोरीज़ में ना, वो जो आखिरी अशरा था 2008 का और वो जो ईद गुजरी है वो मेरी वाश आउट है। मुझे नहीं पता कि वो कब हुई ईद, और अभी भी वो ज़ख्म ताज़ा हो जाता है। तो मतलब कॉन्फिडेंस बहाल करना, ये इस तरह बात करना बहुत आप फील कर रहे होंगे अभी भी, हाल दो कि अभी तकरीबन कोई 17 साल गुजर चुके। बिल्कुल वही हम देख भी रहे हैं, 2008 की गालिबन ये बात है, लेकिन ये जख्म नहीं भरते, नहीं भर सकते जितना भी अरसा गुजर जाए। ये बात करना ही मैं देख रही हूँ आपको कि बहुत और बुशरा साहिबा, उस वक्त आपकी शादी को गालिबन 2-3 महीने ही हुए, 3 महीने हुए थे। 3 महीने हुए थे जी। और आपको अपने शौहर की शहादत की खबर मिली। जी। कुछ बात करते थे वो ऐसे कि मैं तो देखो सिपाही हूँ, फौजी हूँ, मुझे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है? कुछ जहनी तौर पर तैयार करते थे घर वालों को? शादी की उनको शौक था अच्छा। कि मैं शहीद हो जाऊंगा और यही बोलते थे कि मेरी अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। इस वजह से फिर मैंने उनके छोटे भाई से निकाह कर ली। जी बिल्कुल, वी नो दैट। अब आप मोहम्मद आबिद साहब की अहलिया हैं। जी आबिद साहब। जी, वो मेरी वालदा से कहते थे कि मेरे लिए दुआ करें, मैं शहीद हो जाऊं। ये ऐसा नहीं है कि मैं शायद आपको, मेरा भाई शहीद हुआ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बिल्कुल एक सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई की ये ख्वाहिश वालदा, वो कहते मेरे लिए दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊँ। हालांकि वालदा उनको कहती थी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करें, ऐसी बातें ना करें, मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूँगी। तो वो कहते थे कि अम्मी इससे बड़ा मौत तो आनी है एक दिन, एज अ मुस्लिम हमें पता है कि हमने एक दिन मरना है। हम शहीद सिपाही मोहम्मद अकबर के अहल खाना से भी बात करेंगे। नसीर साहब, कौसर साहबा, कौसर साहबा आप बताइए हमें, कैसे थे आपके भाई तबीयत में? जज्बा शौक़ शहादत उनमें भी इसी तरह भरा हुआ था? मैं तो शादी होके 2003 में चली गई थी, मेरे बाद वो उन्होंने ज्वाइन किया, फिर वो भाई थे साथ, मेरी शादी हो गई थी। भाई मेरा 2009 में मैट्रिक पास की उसने, फिर उसकी ज्वाइनिंग करवाई आर्मी में। छोटा भाई था उमर, उसने करवाई ज्वाइनिंग, मैं भी मेहनत करके भर्ती करवा के जब वो वाना गया, समझो 1 साल की नौकरी के बाद वाना चला गया। वाना में ऑपरेशन जिस तरह बम धमाके हो रहे थे, वो तालिबान एक जगह से पिकअप से उठा दूसरी पिकेट पे गया, कह रहा पीछे से बम हुआ। तो हमारी काफ़ी फ़ौज थी वो
शहादत नोश करके। के बाद से 2 भाई हाजिर सर्विस हैं फौज अच्छा में। जी सो आपके वालिदैन को भी सलाम, आपकी वालिदा को खुसूसी तौर पर कि एक बेटा तो उनका शहीद हो जी, गया, 2 लेकिन उन्होंने हैं कहा कि हाजिर मैं अपने सर्विस बाकी हैं। बेटों को भी फौज में भर्ती जी। कराऊंगी। तो कितने आप लोग कितने भाई माशाल्लाह बहन हैं? 7 भाई थे, जिनमें से एक शहादत हो गई है, 2 अभी भी हैं आर्मी में, और ये खुद गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, अच्छा स्कूल में होते हैं। सही। तो आप मतलब देखिए शहादत का जज्बा भी एक अलग होता जी। है, और आपने वालिदा को कैसे संभाला भाई की शहादत के बाद? अम्मी भी बीमार रहती थी, हर वक्त बस सोचती परेशान रहती थी। अब जब से तो मैं जो आई जो हूँ, दीगर भाइयों को जब आप लोगों ने फौज में मतलब कराने का सोचा तो किसी ने कहा नहीं कि देखें एक भाई की शहादत हो गई है, अब बाकियों को भी आप लोग भेज रहे हैं? वालिदा ने खुद ही कहा था भाई इनको भी करवाओ। हमारी अम्मी को शौक था। ये देखिए बड़ा मुश्किल है ये। मैंने ही पढ़ाया उनको। जी, आपने हमारे बाप का माँ किरदार अदा बाप किया। सब कुछ यही है। वालिद साहब तो वफात पा गए थे हमारे। सो आप बड़े भाई हैं, जी। आपके लिए तो बच्चों जैसा था। जी जी। सर्टनली सिपाही मोहम्मद अकबर आप बताइएगा कि आपकी फैमिली में और भी हैं लोग आर्म जो फोर्सेस आर्म में? फोर्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड हैं और मैं खुद पाकिस्तान नेवी में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप पाकिस्तान नेवी में जॉब करते हैं। सो आपने मोहम्मद यासिर की शहादत के बाद हम जॉब की, आप 15 साथ साथ थे? 15 दिन के फ़र्क से हम भर्ती हुए थे। 22 जून को 2005 को उन्होंने ज्वाइन की थी और 22 जुलाई 2005 को मैंने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की थी। और शहादत का उनका जो उनके दोस्त थे जो उनके साथ ज़ख्मी हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि 21 रमज़ान को हमने खजूर मुंह में डाली थी, लेकिन हमें ये याद नहीं है कि वो अलग से नीचे गई थी या नहीं गई थी। भाई मुझे सबसे अलग नज़र आते थे। मैं सोचता था कि ये पता नहीं ऐसा क्यों है कि ये भाई सबसे अलग हैं। मतलब वो उनका सोच ही और थी, उनका स्टाइल ही और था, उनकी मतलब हर चीज़ उनकी अलग थी। शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया और आपका गम जो है ना हमें महसूस हो रहा है। आप कम अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने छोटे भाई को अपने बच्चों की तरह पाला है, और वो एहसास हमें यहाँ बैठ के हो रहा है कि आपके लिए कितनी तकलीफ़ दे बात है आज भी उस लम्हे को याद करना, लेकिन साथ साथ आप फ़ख्र भी करते हैं कि आपका भाई शहीद हुआ है। सो अल्लाह ताला आप जैसे बहन भाई, आप जैसे वालिदैन, आप जैसे अजीज़ व अकारिब को सलामत रखे। वो जो माँ जी यहाँ बैठी हुई हैं, आपको तो खुसूसी सलाम है। आपको अल्लाह ताला ने क्या रुतबा दिया है कि आप शहीद की वालिदा हैं, और इसी तरह तमाम शहदा की वालिदा, वालिदैन, अहल खाना, मतलब हम शायद अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कि ये लोग गम में भी होते हैं, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये फ़ख्र भी करते हैं कि इनके अपने ने, किसी ने, इनके बेटे ने, इनके भाई ने वतन की खातिर जान का नजराना पेश इतना कर दिया। इंस्पिरेशनल है इनसे कुर्बान हो बात गया। करके, ख़ास तौर पे यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे लिए इनसे सवाल करना मुश्किल है, लेकिन ये जवाब दे रहे हैं, और इट्स सो इंस्पायरिंग एक्चुअली। और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये बात हकीकत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आने का इधर। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सो दैट्स Very इट honored. टुडे फॉर आवर ईद शो। लेकिन आपको पता है ईद तो बड़े दिन चलती है, तो इंशाल्लाह कल फिर हम कुछ खास मेहमान आपके सामने साथ आएंगे और हम होंगे और हम उनसे होंगे इंशाल्लाह। गप्पे लगाएंगे। ईद ईद मुबारक, मुबारक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।